इश्क बगावत दिल संभल जा जरा, एपिसोड नंबर 3। अब तक आपने पढ़ा। सानिया और रुद्रांशी की मुलाकात हुई। वहीं सानिया रुद्रांशी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही थी, पर उल्टा हो गया। रुद्रांशी ने सानिया को उसकी असली औकात दिखा दी थी, जिससे सानिया बहुत गुस्सा हुई और गुस्से से पैर पटकते हुए वहां से चली गई। आइए देखते हैं कि आखिर अब आगे क्या होता है। अब आगे सानिया को यूं जाता देख रुद्रांशी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। रुद्रांशी बोली, कितनी बड़ी बेवकूफ़ हो ना तुम सानिया। तुम्हारे पैरों तले ज़मीन कैसे निकलने वाली है तुम्हें इसका अंदाज़ा भी नहीं है। खैर मुझे क्या, सच में अगर अथर्व तुमसे शादी कर लेता तो उसकी ज़िंदगी खराब होने से तो कोई नहीं रोक सकता था। अच्छा किया भगवान ने जो उनकी शादी रोकने की पूरी तैयारी करवा दी। खैर तुम्हारा मुंह तो देखने लायक होगा। इतना कहकर रुद्रांशी वहां से मुस्कुराते हुए चली गई। वहीं सानिया, जो कि गुस्से से वॉशरूम से बाहर आई थी, वह रुद्रांशी पर अपना गुस्सा निकालते हुए बड़बड़ा कर खुद से बोली। सानिया बोली, समझती क्या है खुद को। मानती हूँ कि उसके जितनी बड़ी रियासत नहीं है हमारी, पर राजकुमारी तो हूँ मैं। कोई बात नहीं, एक बार मेरी अथर्व से शादी हो जाए, फिर इस रुद्रांशी को तो ऐसा मजा चखाऊंगी कि इसे इसकी नानी याद आ जाएगी। वैसे भी इसे मज़ा तो सूरज सिखाएगा, जब वो इसे रोज़ अपने पैरों तले रौंदेगा। इसकी अकड़ तब ठिकाने आएगी, और सूरज की बीवी तो मैं इसे बनने नहीं दूंगी। आखिर अथर्व के मरने के बाद मैं ज़िंदगी भर विधवाओं वाली ज़िंदगी थोड़ी ना जीऊँगी। मेरा प्लान तो फिक्स है। एक बार अथर्व की मौत हुई और उसके बाद मेरी शादी होगी सूरज से। सूरज बनेगा इस सियासत का हुक्म सा, और मैं बनूंगी हुक्मरानी सा, सूरज की पत्नी। आखिर इतने सालों का अफेयर जो है हमारा, भले ही वो रिश्ता किसी के सामने ना आया हो, पर सूरज मुझसे प्यार करता है, ये बात तो सब जानते हैं। तुमसे उसका प्यार थोड़ी ना है, तुम पर तो बस उसका दिल आया है, तुम्हारी खूबसूरती पर। और मैं मर्दों की ख्वाहिश बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम वो फूल हो जिसे सूरज कुछ दिन चखना चाहेगा, और उसके बाद वो तुम्हें छोड़कर किसी कोने में फेंकेगा, तो तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं लगेगा कि तुम कब राजकुमारी से रखेल बन गई। इतना कहकर एक तीखी सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। वहीं पर एक लड़का जो पिलर के पास खड़ा था, वही सानिया की ये सारी बातें सुनकर किसी के मुट्ठियां कस चुकी थी। वह गुस्से से लाल आंखें किए सानिया को घूरे जा रहा था। तभी वह गुस्से से सानिया के पीछे जाने लगा। तभी सामने से आती एक लड़की, जो कि अपना दुपट्टा सही कर रही थी, जिसे सामने से आते उस लड़के को नहीं देखा था। अचानक दोनों का पांव आपस में टकराया और दोनों के दोनों गिरते गिरते रह गए। उस लड़की की आंखों में डर के मारे आंखें बंद हो चुकी थी, तो वहीं उस लड़के ने खुद को संभाल लिया था, और साथ में उस लड़की को भी। जब उस लड़की ने यह देखा कि वह ज़मीन पर गिरी नहीं है, तो उसने धीरे से अपनी दोनों आंखें खोली। अपने सामने उस शख्स को देखकर उस लड़की की आंखें बड़ी हो गई। तो वहीं वह लड़का, जिसकी आंखों में अभी तक सानिया के लिए गुस्सा नज़र आ रहा था, अब उस लड़की के लिए वह गुस्सा था, जो लड़की उसकी बाहों में गिरी हुई थी। उस लड़के ने उस लड़की को गुस्से से उठाया, तो वहीं वह लड़की सामने खड़े हो उस लड़के को देखकर डर रही थी और घबरा रही थी। साथ ही में उसके चेहरे के भाव पर भी गुस्सा साफ नज़र आ रहा था। वह लड़की वहाँ से उस लड़के को इग्नोर करते हुए गुस्से से वहाँ से जाने को हुई कि तभी वह लड़का उस लड़की के हाथों को पकड़कर ज़बरदस्ती उसे खींचते हुए वहीं एक बंद कमरे की ओर लेकर गया। वह लड़की कुछ बोलती उससे पहले ही आसपास का माहौल उसने देखा, इसलिए उस लड़की ने चुपचाप उस लड़के के साथ जाना तय किया। कमरे में पहुंचते ही उस लड़के ने गुस्से से दरवाज़ा बंद किया और उस लड़की को घुमाते हुए वहीं पटक दिया। वह लड़की झट से खड़ी हुई और गुस्से से बोली। वो लड़की उस लड़के की तरफ देखकर बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? खोलो दरवाज़ा, मुझे बाहर जाना है अभी के अभी। तो वहीं वो लड़का उस लड़की को देखकर गुस्से से बोला, मना किया था ना तुमसे कि कभी दोबारा मेरे सामने मत आना, पर तुम तो बड़ी ढीठ निकली, मेरे सामने आ ही गई। तुम्हें क्या लगा था इतनी आसानी से मैं तुम्हें छोड़ूंगा? बोला था ना कि ज़िंदगी में कभी दोबारा मुझे अपनी ये शक्ल मत दिखाना, और अगर दिखा दी तो उसके बाद
जो कुछ भी तुम्हारे साथ होगा उसका अंजाम भुगतने के लिए भी तैयार रहना। तो अब तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा? तो वहीं वो लड़की गुस्से से उस लड़के को देख रही थी और उस लड़के की तरफ देख कर बोली, मुझे भी शौक नहीं था तुम्हारे सामने आने का, यहाँ किसी काम से आई हुई थी। और यह सवाल मैं तुमसे भी बोल सकती हूँ कि जब मैं तुम्हारी शक्ल ही नहीं देखना चाहती हूँ तो तुम क्यों आए हो मेरे आगे? तो वह लड़का उस लड़की की तरफ देखकर बोला, अपनी हद में रहो, और वैसे भी तुम जैसे धोखेबाज लड़की से मेरा कोई वास्ता नहीं है। वह लड़की उस लड़के की तरफ देखकर उसी की ज़ुबान में बोली, यही थॉट्स मेरे दिमाग में भी हैं तुम्हारे लिए। तभी वह लड़का बोला, क्यों, यहाँ किसी को अपने लटके झटके दिखाने के लिए आई हो? कोई चाहने वाला है यहाँ भी क्या? क्योंकि लंदन में तो बहुत से चाहने वाले हैं तुम्हारे। उस लड़के ने इतना बोला ही था कि एक थप्पड़ उस लड़के के कान के नीचे बज पड़ा। वह लड़का गुस्से से अपने गालों पर हाथ रखते हुए उस लड़की को देखकर आग बबूला हुए जा रहा था। उस लड़के ने उस लड़की के हाथों को कसकर पकड़ा और पीठ के पीछे दबाते हुए उसे दीवार से सटाकर गुस्से से उसकी तरफ देखकर बोला। वह लड़का बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे थप्पड़ मारा? वह लड़की उस लड़के की तरफ देखकर गुस्से से बोली, अगर अपनी ज़ुबान से ऐसे घटिया लफ्ज़ों को निकालोगे तो थप्पड़ के साथ साथ शायद तुम्हें जान से मार दूं मैं। तभी वह लड़का बोला, ना 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 ना, ऐसी गलती मत करना, इस थप्पड़ का तुम्हें बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। अब ये बताओ कि यहाँ क्यों आई हो अमृता? तभी वह लड़की गुस्से से बोली, मैं बताना तुम्हें ज़रूरी नहीं समझती हूँ, समझे तुम? उस लड़के की पकड़ थोड़ा ढीली हुई थी। उस लड़की ने मौका देखकर उसकी ओर जोर से उसे धक्का दिया। वह अचानक से धक्का दिए जाने के कारण वह लड़का अपने आप को संभाल नहीं पाया और पीछे की तरफ लुढ़क गया। मौका देखकर वह लड़की अमृता वहाँ से बाहर भाग गई। वह लड़का गुस्से से उठा और बाहर की तरफ उस लड़की के पीछे जाने को हुआ, तभी पीछे से उसको किसी ने आवाज़ लगा दी, जिस आवाज़ से वह और रुक गया था। उस लड़के ने पीछे मुड़कर देखा तो सामने उसकी बहन खड़ी थी। उस लड़की की बहन उस लड़के से बोली, भाई आप कहाँ थे? माँ आपको कब से ढूंढ रही है, चलिए। तभी वह लड़का बोला, हाँ बहन चल मैं आ रहा हूँ, वो मैं बस किसी काम से आया था। तभी वह लड़की बोली, अच्छा ऐसा कौन सा ज़रूरी काम था भाई जो आप यहाँ रूम में आए? आप कुछ छुपा रहे हैं मुझसे? तभी वह लड़का बोला, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस वॉशरूम जाने के लिए आया था। चल वैसे भी तेरे साथ नहीं जाऊँगा, तब तक तू यहीं पर रुकी रहेगी। तभी वह लड़की बोली, क्या भाई आप भी ना? उस लड़के ने उस लड़की को अपने गले से लगाया और बोला, तू इस शादी से खुश तो है ना? वह लड़की बोली, हाँ भाई मैं शादी से बहुत खुश हूँ। तभी वह लड़का उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोला, तू खुश है तो मैं भी खुश हूँ, चल अब सब वेट कर रहे हैं हमारा। इतना कहकर वह दोनों वहाँ से चले गए। संगीत में नाच गाना अपने चरम पर था। तभी आशुतोष जी अथर्व की तरफ देखते हुए बोले, आशुतोष जी बोले, आप सब लोग मेरे परिवार से तो मिल ही चुके हैं, पर अभी तक रुद्रांश, आकृति और रुद्र से नहीं मिले हैं। तभी अभय बोला, मिलते भी कैसे? रुद्रांश जब से मेवाड़ आया है तब से वह महल में आया ही कहाँ है? वह तो अथर्व और शिवांग के साथ अपने ही कामों में रमे हुए हैं। तभी आशुतोष जी बोले, हाँ वो तो है, पर वो काम भी तो ज़रूरी है ना। आशुतोष जी अथर्व की तरफ देखते हुए बोले। आशुतोष जी बोले, बेटा तुम जिस काम के लिए गए हुए थे क्या वो काम हुआ? तभी अथर्व बोला, हाँ पापा वो काम हो गया है बहुत अच्छे से। तो वहीं दूसरी ओर गुनगुन चोरी चोरी बार बार अथर्व को ही निहारे जा रही थी, पर उसे अभी भी यह डाउट हो रहा था कि आखिर अभी तक शादी की बात किसी ने की क्यों नहीं। उसे लग रहा था कि शायद शादी कल हो तो यह बम भी कल फोड़ा जाए, इसलिए वह भी चुप थी और मौके के फ़ायदे को उठा रही थी। तभी रागिनी जी और दीप्ति जी आपस में बात करते हुए बोले। रागिनी जी बोली, दीप्ति अब तो गुनगुन भी बड़ी हो रही है, तो गुनगुन के लिए रिश्ते आने तो शुरू हो गए होंगे ना? तभी दीप्ति जी बोली, हाँ रिश्ते तो आ रहे हैं पर गुनगुन की मर्जी होनी चाहिए। वैसे हमने भी गुनगुन से शादी के बारे में कोई बात नहीं की है, पर अब सोच रहे हैं कि लगे हाथ गुनगुन के भी हाथ पीले करवा देते हैं। अभी रागिनी जी दीप्ति जी से बोली, वैसे मेरी नज़र में एक लड़का है, यूएसए में रहता है, वहीं उसका बिजनेस भी है और घर परिवार भी बहुत अच्छा है। बहुत साधारण और सिंपल लोग हैं, काफ़ी अमीर फैमिली से भी हैं, लेकिन उन्हें अपने पैसों का उतना घमंड नहीं है
उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता कि उनकी परवरिश और बच्चों की पैदाइश अमेरिका में हुई है। तभी दीप्ति जी रागिनी जी से बोली, अच्छा क्या करता है लड़का? तभी रागिनी जी बोली, लड़के का खुद का बिजनेस है और फैमिली बिजनेस भी है, लेकिन लड़के ने अपने बिजनेस को काफ़ी हद तक ग्रो किया है। इकलौता लड़का है, गुनगुन बहुत खुश रहेगी। लड़के का नाम आलोक है, आलोक सिंह ओबरॉय। बिजनेस वर्ल्ड में बहुत नाम है आलोक का। यह ओबराय बिल्डर्स को तो आप लोग जानते ही होंगे। तभी दीप्ति जी बोली, नाम तो सुना सुना लग रहा है, पर मैं इतने अच्छे से नहीं जानती, शायद अभय जी अच्छे से जानते होंगे। तभी रागिनी जी बोली, हाँ अभय भाई साहब बहुत अच्छे से जानते होंगे। हाँ तो उन्हीं का इकलौता लड़का है आलोक। बस एक सुंदर सुशील और पढ़ी लिखी लड़की चाहते हैं। गुनगुन अगर शादी के बाद जॉब करना चाहे तो वो भी कर सकती है। इतना बड़ा फैमिली बिजनेस है उनका, गुनगुन को कोई रोक टोक नहीं है। वो अपना बिजनेस इंडिया में भी ग्रो अप करना चाहते हैं, इसलिए सोच रहे हैं कि अमेरिका का बिजनेस अपनी बेटी और दामाद के हाथों हैंड ओवर करके सारा बिजनेस इंडिया शिफ्ट करवा लें। देख लो, लड़के के परिवार से मिल लो। अगर तुम्हें लड़का सही लगता है तो हमारी गुनगुन के लिए इससे बेहतर और क्या ही हो सकता है। एक अच्छा परिवार, अच्छा लड़का, संस्कारी और सुंदर सुशील लड़का, आखिर किसे नहीं चाहिए। तभी दीप्ति जी बोली, हाँ कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो रागिनी, मैं अभय से इस बारे में बात करूँगी। एक बार रुद्रांशी की शादी हो जाए फिर हम गुनगुन से भी आलोक के बारे में बात करेंगे। फिलहाल के लिए अभय को आलोक के बारे में बता देते हैं। तभी रागिनी जी दीप्ति जी से बोली, हाँ ये एकदम ठीक है, एक काम करते हैं, आज शाम को ही अभय भाई साहब से इस बारे में बात करते हैं। तभी दीप्ति जी बोली, गुनगुन के लिए इतना सोचने के लिए थैंक यू सो मच रागिनी। तभी रागिनी जी बोली, तुम भी ना दीप्ति, गुनगुन हमारे लिए हमारी आकृति जैसी ही है। तभी वहाँ से सौम्या जी दीप्ति और रागिनी जी को यूँ बात करता हुआ देखकर बोली, सौम्या जी बोली, क्या हुआ भाभी, आप दोनों यहाँ ऐसे कोने में खड़े हुए हैं, कुछ सीरियस बात? तभी रागिनी जी बोली, कुछ नहीं दीप्ति से बस कुछ ज़रूरी बात कर रही थी। तभी सौम्या जी बोली, ज़रूरी बात और वो भी मेरे बिना, गलत बात है भाभी ये तो। तभी रागिनी जी बोली, अरे मैं आलोक के बारे में बात कर रही थी। तभी सौम्या जी दीप्ति जी और रागिनी जी की तरफ देखकर बोली, सौम्या जी बोली, अच्छा आलोक के बारे में? तभी दीप्ति जी बोली, इसका मतलब आलोक को सौम्या भी जानती है? तभी रागिनी जी बोली, हाँ आलोक मेरे भाई का लड़का है। तभी दीप्ति जी बोली, अच्छा तो ये बात थी, तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? तभी रागिनी जी बोली, इसलिए नहीं बताया था कि तुम लोग ये ना समझो कि मैं अपने भाई के लड़के के रिश्ते के बारे में बात चला रही हूँ और तुम सिर्फ मेरे कहने पर शादी के लिए हाँ कर दो। मैं चाहती हूँ आप लोग लड़के को पहले खुद जांचें, परखें, घर परिवार कैसा है ये देखें। हर किसी को अपनी बिटिया की चिंता होती है। अगर आपकी जगह मैं होती तो मैं भी आकृति के लिए यही करती, इसलिए आपको नहीं बताया कि आलोक मेरा भतीजा है। तभी दीप्ति जी बोली, हाँ मैं समझ गई, आलोक प्रताप भाई साहब का लड़का है। रागिनी जी बोली, हाँ प्रताप भाई साहब मेरे बड़े भाई हैं और उमेश भाई साहब मेरे छोटे भाई, और मैं सबसे छोटी। उमेश भाई साहब तो यहीं राजस्थान में हैं, पर प्रताप भाई साहब बहुत टाइम पहले ही अमेरिका में ही शिफ्ट हो गए। फिर उन्होंने वहीं अपना कारोबार जमाया और राजगद्दी उमेश भाई साहब को सौंप दी। तब से राजस्थान में सियासती कारोबार उमेश भाई साहब संभाल रहे हैं और बिजनेस को प्रताप भाई साहब। अब भाई साहब इंडिया आना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने चाहा कि अगर उन्हें भी कोई भारतीय बहू मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मेरे दिमाग में तो गुनगुन पहले ही समा चुकी थी। मैंने सोच लिया था कि गुनगुन के बारे में आप लोगों से बात करूंगी। तभी दीप्ति जी बोली, मैं समझ गई, तुम चिंता मत करो, मैं और अभय तुम्हारी इस बात को ज़रूर अमल करेंगे। इतना सुनते ही रागिनी जी मुस्कुरा उठी और सौम्या जी बोली, हाँ हाँ मैं तो सोच रही हूँ आज रात को ही अभय भाई साहब से बात कर लेते हैं। तभी दीप्ति जी बोली, हाँ रागिनी भी यही बोल रही थी। अच्छा वो सब छोड़ो, चलो सबको भूख लग गई है, मेहमान भी खाकर जाने लग गए हैं, हम लोग भी चलते हैं। वहीं दूसरी तरफ सानिया गुस्से से वहां से बाहर आ चुकी थी। वहीं वह अपने दोस्तों के साथ संगीत की पार्टी को एंजॉय कर रही थी। सानिया के घर वाले भी बहुत खुश थे, आखिर हो भी क्यों ना, उनका प्लान जो कामयाब होने वाला था। वहीं सौम्या के भैया और भाभी भी दोनों ही खुश थे।
पर सौम्या उनसे दूरी बनाए हुए बैठी थी। सौम्या की भाभी को सौम्या वैसे भी पसंद नहीं थी। वो तो बस अपना काम निकलवाने के लिए सौम्या को थोड़ा बहुत मान सम्मान दे रही थी। आखिर सानिया उनकी बहन की नंद की बेटी जो थी, वो भी बड़ी चतुराई से सौम्या के साथ पेश आ रही थी, ताकि सौम्या को कहीं भी ये ना लगे कि वो बस अपना काम निकलवाने के लिए सौम्या जो कि आदर सत्कार कर रही है। पर सौम्या तो सारी सच्चाई जानती थी। सौम्या जी का अपने भाई भाभी को देखकर मन खट्टा हो चुका था। उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि ये लोग पैसों के लालच में इतना नीचे गिर जाएंगे। सौम्या जी ने उन लोगों की तरफ से अपने ध्यान को हटाया और दीप्ति जी और रागिनी जी की तरफ बातों में लग गई। सभी मेहमानों को रागिनी जी, दीप्ति जी और सौम्या जी देख रहे थे। वहीं कलावती जी रिश्तेदारों के बीच बैठी हुई थी। वहीं सान्या जो कि अपने दोस्तों के बीच बैठकर अथर्व से शादी करने का शो ऑफ कर रही थी। तभी वह अपने दोस्तों को जलाने के लिए अथर्व को अपने पास बुलाती है। वहीं अथर्व भी ना चाहते हुए सानिया के पास गया और सानिया से बोला। अथर्व बोला, हाँ बोलो सानिया। तभी सानिया बोली, क्या अथर्व, तुम भी ना, तुम्हारी वाइफ यहाँ दोस्तों के बीच अकेली है और तुम अपने बिजनेस पार्टनर से मिलने में व्यस्त हो। ये तो गलत बात है। आज का दिन तो सिर्फ हमारा है ना। इतना कहकर सानिया अथर्व के करीब आने लगी। वहीं सानिया की जो कि काफ़ी सारी दोस्तें थी, वो सब सानिया की किस्मत को देखकर जल रही थी। पर अब वो लोग कर भी क्या सकती थी। आखिर राजस्थान का इतना हैंडसम और एलिजिबल के साथ साथ पावरफुल आदमी सानिया का होने वाला पति जो था, वहीं सानिया अपनी किस्मत पर इतरा रही थी। उसे यूँ इतराता देख अथर्व मन ही मन में बोला, इतरा लो सानिया, इतरा लो, क्योंकि कल जो बम तुम्हारे सर पर फूटने वाला है ना, उसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। इतना कहकर अथर्व के चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान आ गई थी। वहीं सानिया अथर्व की तरफ देखकर बोली। सानिया बोली, अथर्व तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो, कहाँ खो गए? तभी एक लड़की सानिया को छेड़ते हुए बोली, अरे कहीं नहीं खोए हैं, बस तेरी खूबसूरती देखकर तुझ पर फिदा हो गए होंगे जीजा जी। क्यों? तभी अथर्व ने ये सुना तो उसे खांसी आ गई। उसे यूँ खांसता देख सानिया अथर्व को पानी पिलाने लगी और बोली। सानिया बोली, आर यू ओके अथर्व, तुम ठीक तो हो ना? अचानक तुम्हें खांसी आ गई, क्या हुआ? तभी अथर्व सानिया की तरफ देख कर बोला। अथर्व बोला, आई एम ओके सानिया। वहीं सानिया अथर्व को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो बार बार अथर्व के करीब आना चाह रही थी, पर अथर्व उससे थोड़ी दूरी बनाए हुए था। वहीं रुद्रांश सी सानिया को यूँ अथर्व के करीब आता देख गुस्से से उबल रही थी। वहीं यही हाल गुनगुन का भी था। गुनगुन कांच के ग्लास को अपने हाथों पर कस के दबाते हुए खुद से बोली। गुनगुन बोली, ये सानिया कुछ ज़्यादा ही नज़दीक नहीं आ रही है मेरे अथर्व के? बस एक बार मुझे मौका मिल जाए, इस सानिया को तो मैं ऐसी नानी याद दिलाऊंगी कि अथर्व के करीब आना तो दूर, अथर्व का नाम लेना तक भूल जाएगी ये। तो वहीं रुद्रांशी को यूँ गुस्से में उबलता देख रुद्रांश रुद्रांशी के पास आया और बोला। रुद्रांश बोला, क्या हुआ मेरी प्यारी बहन, गुस्सा आ रहा है कि अथर्व के नज़दीक कोई लड़की जा रही है? तो वहीं रुद्रांशी थोड़ा इग्नोर करते हुए बोली, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो बस मैं देख रही हूँ कि ये कितनी ज़्यादा चेप हो रही है। सानिया, अथर्व को उनके करीब आने का शौक़ नहीं है, फिर भी ज़बरदस्ती उनसे लिपट रही है। तभी रुद्रांश बोला, हाँ भाई, वैसे प्यार की एक यही निशानी होती है। तभी रुद्रांशी बोली, बस बस भाई साहब, आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे आपको कितना प्यार हो गया हो। वैसे सच बताओ, आपको प्यार हुआ है? इतना सुनते ही रुद्रांश का चेहरा काफ़ी कठोर हो गया। तभी रुद्रांश रुद्रांशी की तरफ देखकर बोला, नहीं मुझे किसी से प्यार नहीं हुआ है, और तू भी ना, क्या इन फालतू बातों में टाइम वेस्ट कर रही है? चल खाना खाने चलते हैं। इतना कहकर वह रुद्रांशी को खाने के लिए दूसरी तरफ ले जाने लगा कि तभी आशुतोष जी रुद्रांश को रोकते हुए बोले। आशुतोष जी बोले, अरे रुद्रांश बेटा, एक मिनट, मुझे तुमसे किसी को मिलवाना है। तभी रुद्रांश बोला, किससे अंकल? आशुतोष जी बोले, अरे भाई, तुमने हमारे पूरे परिवार से तो तुम मिल लिए, पर अभी तुम रुद्र और आकृति से मिलना भूल चुके हो। रुको एक मिनट, अभी मिलवाता हूँ। इतना कहकर आशुतोष जी ने इधर उधर देखा तो उन्हें दूर खड़ा रुद्र दिखाई दिया। आशुतोष जी ने रुद्र को आवाज़ लगाई तो रुद्र दौड़कर आशुतोष जी के पास गया। आशुतोष जी रुद्र की तरफ देखते हुए बोले। आशुतोष जी बोले, बेटा ये रुद्र है, रुद्र सिंह राठौर, वीरेंद्र अंकल के बेटे। वहीं रुद्र ने रुद्रांश से हाथ मिलाया। तभी
आशुतोष जी फिर बोले, और अभी तुम्हें आकृति से मिलना बाकी है। रुद्र, आकृति कहाँ है बेटा? तभी रुद्र बोला, बड़े पापा आकृति अभी तक तो यही थी, 1 मिनट मैं देखता हूँ। तभी उसे आकृति अपने दोस्तों से बात करती हुई दिखाई दी। इस समय आकृति का चेहरा उन्हें नहीं दिख रहा था। आकृति उन सब की ओर पीठ करके खड़ी हुई थी। तभी रुद्र ने आकृति को आवाज़ दी। आकृति ने पीछे मुड़कर देखा तो आशुतोष जी बोले। आशुतोष जी उन दोनों की तरफ देखकर बोले, ये है मेरी बेटी आकृति सिंह राठौर। जैसे ही आकृति ने पीछे मुड़कर देखा तो रुद्रांश के तो होश उड़ गए। उसके पैरों तले ज़मीन खिसक चुकी थी। रुद्र ने आकृति को अपने पास बुलाया। वहीं आकृति अपना लहंगा संभालते हुए रुद्र की तरफ आ रही थी। उसका ध्यान अभी तक रुद्रांश पर गया ही नहीं हुआ था। आकृति रुद्र के पास पहुंची और उससे बोली। आकृति बोली, क्या हुआ भाई साहब, आपने मुझे बुलाया, क्या हुआ? तभी रुद्र बोला, मैंने नहीं, तुझे बड़े पापा बुला रहे हैं। तभी आकृति आशुतोष जी की तरफ देखते हुए बोली। आकृति बोली, हाँ पापा आपने बुलाया? तभी आशुतोष जी बोले, हाँ बेटा तुम सबसे तो मिल ली, पर तुम्हें एक खास सदस्य से मिलवाना तो हम लोग भूल ही गए। इनसे मिलो, ये है रुद्रांश अभय प्रताप सिंह, मानगढ़ के होने वाले राजा। जैसे ही आकृति ने रुद्रांश की तरफ देखा तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। आकृति की आंखें बड़ी हो चुकी थी तो वहीं चेहरे पर हल्का पसीना आने लगा था। तभी आशुतोष जी रुद्रांश की तरफ देखते हुए बोले। आशुतोष जी बोले, रुद्रांश बेटा ये आकृति है, हमारी इकलौती बेटी और मेवाड़ की राजकुमारी। लंदन से डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही है, MBBS 3rd ईयर में है अभी, यहाँ कम ही रहती है। अरे भाई पढ़ाई में छुट्टी कहाँ मिलती है, वो तो अभी भाई की शादी के लिए इंडिया आई हुई है। तभी अभय जी बोले, अरे वाह आकृति बेटिया डॉक्टर बनने वाली है, ये तो बड़े गर्व की बात है। जीती रहो बेटा, मन लगा कर पढ़ाई करो। तभी आकृति के चेहरे पर मुस्कान को ज़बरदस्ती लाते हुए आकृति उन सब की तरफ देखकर बोली। आकृति बोली, जी अंकल। तो वहीं अभय जी आशुतोष जी की तरफ देखते हुए बोले। अभय जी बोले, चलें अब खाना खाने चलते हैं, सभी लोग चल रहे हैं। तभी आशुतोष जी ने हाँ में सर हिलाया तो सभी लोग वहाँ से खाने की तरफ जाने लगे। टेबल्स लग चुकी थी, कुर्सियाँ लग चुकी थी, सभी लोग खाना खाने के लिए बैठ चुके थे। लेकिन सभी लोगों के जाने के तुरंत बाद ही रुद्रांश और आकृति वहीं पर खड़े के खड़े रह गए। रुद्रांश आकृति की तरफ देखकर बोला, तो नाम भी झूठा था तुम्हारा, समझ ही सकता हूँ, फितरत में ही धोखा देना है। तो तुम असली नाम क्या ही बताती मुझे अपना? अमृता सिंह, यही नाम बताया था ना तुमने मुझे अपना? इतना कहकर रुद्रांश के चेहरे पर गुस्से के भाव आ गए। रुद्रांश ने पहले अपने चारों ओर देखा तो उसे वहाँ कोई भी नजर नहीं आया। रुद्रांश ने गुस्से से आकृति का हाथ पकड़ा और उसे एक पिलर के पीछे ले जाते हुए पिलर से सटा कर बोला। रुद्रांश बोला, सोचा नहीं था कि तुम अथर्व की बहन निकलोगी। तो वहीं आकृति थोड़ा घबराते हुए बोली। आकृति बोली, देखो रुद्रांश प्लीज़, उन सब बातों का जिक्र यहाँ नहीं होना चाहिए। तभी रुद्रांश बोला, क्यों नहीं होना चाहिए? आखिर तुम्हारे घर वालों को भी तो पता चले तुम्हारी सच्चाई कि तुम लंदन में अपने नाम को ही बदल देती हो। जब मुझे 8 महीने पहले क्लब में मिली थी तो मुझे क्या नाम बताया था अपना? अमृता सिंह। सच में कितनी झूठी और धोखेबाज निकलोगी, मैंने सोचा नहीं था। तभी आकृति रुद्र की बातों को इग्नोर करते हुए उससे बोली। आकृति बोली, देखो रुद्रांश, ये ना सही समय है बात करने का और ना ही सही माहौल, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। इस समय फोकस करो अपनी बहन की शादी में और मैं फोकस करती हूँ अपने भाई की शादी में। तो वहीं रुद्रांश आकृति की तरफ देखकर बोला, बहन की शादी वो तो हो ही जाएगी, पर अगर अथर्व को उसकी बहन के कारनामे पता चल गए ना तो सोचो उन्हें कितना बुरा लगेगा। आशुतोष अंकल जी जो तुम पर इतना गर्व करते हैं, सोचो अगर उन्हें पता चलेगा कि तुम 1 नंबर की धोखेबाज हो तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। तभी आकृति रुद्रांश की तरफ देखकर बोली, मैंने कोई धोखा नहीं दिया है और जो खुद धोखेबाज हो उनके मुंह से ईमानदारी की बातें अच्छी नहीं लगती। छोड़ो मुझे, और ध्यान रहे हमारे बारे में घर पर किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि जिस बहन की शादी के लिए तुम आए हुए हो उस बहन की शादी होने से पहले ही टूट जाए। तुम भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ अथर्व भाई और रुद्रांशी भाभी की शादी होना कितनी ज़रूरी है। बेहतर होगा हम हमारी लड़ाई के बीच में उनकी शादी को ना लेकर आए, और इससे ज़्यादा बेहतर होगा कि तुम मुझसे दूर रहो।
इतना कहकर आकृति गुस्से से वहां से चली गई। तो वहीं उसे जाता देख रुद्रांश ने अपने गुस्से से एक मुक्का उस पिलर पर दे मारा और गुस्से से आकृति को जाता हुआ देखकर खुद से बोला। रुद्रांश बोला, इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें आकृति सिंह राठौर। तुमसे तो मुलाकात अब लंदन में होगी। तुम्हें मैं वहाँ खून के आंसू न रुला दिए तो मेरा नाम भी रुद्रांश प्रताप सिंह नहीं। बहुत शौक है ना तुम्हें धोखा देने का, तो अब एक रिश्ते की शुरुआत करते हैं धोखे से। इतना कहकर रुद्रांश वहाँ से गुस्से से चला गया। तो वहीं सभी लोग खाने पर आकृति और रुद्रांश का इंतजार कर रहे थे। आकृति तो आ गई। तभी दीप्ति जी आकृति की तरफ देखते हुए बोली। दीप्ति जी बोली, अरे आकृति बेटा, तुम तो आ गई, रुद्रांश कहाँ है? वो तुम्हारे साथ ही था ना? तभी आकृति बोली, हाँ आंटी, था तो मेरे साथ ही, पर वो शायद किसी काम से गए हैं। उनका कोई फ़ोन आया था तो वो दूसरी तरफ को चले गए, आते होंगे अभी। इतना कहकर आकृति ने बात को टाल दिया। वहीं रुद्र आकृति के चेहरे पर आए इन भावों को समझ रहा था। रुद्र ने आकृति से धीरे से कहा। रुद्र बोला, क्या हुआ, तू ठीक तो है ना? तेरे चेहरे पर ये 12 क्यों बजे हैं? तभी आकृति थोड़ा हड़बड़ाते हुए बोली, हाँ भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी रुद्र बोला, कुछ तो बात है, बता क्या बात है? तभी आकृति रुद्र से बोली, कोई बात नहीं है भाई, खाने पर ध्यान दो। तभी रुद्र ने आकृति का यह जवाब सुनकर एक लंबी सांस ली और उसके बाद खाने पर कॉन्सेंट्रेट करने लगा। थोड़ी ही देर में रुद्रांश भी वहां आ गया। उसे इतनी देर बाद आता देख दीप्ति बोली, क्या हुआ रुद्रांश, कहाँ चले गए थे? हम सब लोग कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। तभी रुद्रांश दीप्ति जी की तरफ देखकर बोला। रुद्रांश बोला, सॉरी माँ, मैं एक अर्जेंट कॉल अटेंड कर रहा था, सॉरी एवरीवन। तभी अभय जी उसकी तरफ देखकर बोले। अभय जी बोले, कोई बात नहीं, अब खाने के लिए बैठो। सानिया की फैमिली भी यहीं पर थी, इसलिए ज़्यादा किसी ने बात करना ज़रूरी नहीं समझा। इसी बीच सानिया की माँ सभी से कुछ ऐसा बोली जिसे सुनकर सबके होश उड़ गए। तभी सानिया की माँ सबकी तरफ देखकर बोली, वैसे रागिनी बहन जी, मैं सोच रही हूँ अब आकृति बिटिया भी बड़ी हो रही है, क्यों ना लगे हाथ इसके भी हाथ पीले करवा देते हैं। वैसे मेरा बेटा आकृति के लिए अच्छा रहेगा। वो क्या है ना, इस समय वो एक ज़रूरी काम के लिए अमेरिका गया हुआ है और इसी कारण शादी में नहीं आ पा रहा। तो क्यों ना एक बार अथर्व और सानिया की शादी हो जाए, तो फिर आकृति और राघव की शादी भी कर देंगे। तभी आशुतोष जी बोले, माफ़ करिएगा बहन जी, सानिया और अथर्व की शादी हो रही है वो बहुत है, हमारी बेटियां अभी शादी के लायक नहीं हुई है। और रही बात शादी की, तो हमने इस बारे में अभी कुछ भी नहीं सोचा है। तभी सानिया की माँ दोबारा बोली, तो सोच लीजिए ना भाई साहब, वैसे भी लड़कियों के लिए तो पहले ही सोच लेना पड़ता है ये सब। अग्नि जी को सानिया की माँ की बातों को सुनकर वैसे काफ़ी गुस्सा आ रहा था, पर वो फिर भी अपने गुस्से को काफ़ी हद तक कंट्रोल किए हुए थी। पर सानिया की माँ फालतू बकवास किए जा रही थी। वो कैसे भी करके राठौर फैमिली को आकृति और राघव की शादी के लिए कन्विंस करना चाह रही थी। तभी रागिनी जी गुस्से से सानिया की माँ की तरफ देखते हुए बोली। रागिनी जी बोली, बस बहुत हो गया, हम कुछ बोल नहीं रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपके मन में जो भी आएगा आप वो बोलती चली जाएंगी। देखिए बहन जी, सानिया की शादी भले ही अथर्व से होने वाली है, पर अभी तक हुई नहीं है। पहले एक रिश्ता जुड़ जाने दीजिए, तभी तो दूसरे रिश्ते के बारे में सोचेंगे। वैसे दूसरा रिश्ता तो बहुत दूर की बात है, आपकी इन्हीं हरकतों के कारण कहीं मुझे पहले रिश्ते को ही ना तोड़ना पड़े। जैसे ही रागिनी जी ने गुस्से से ये कहा तो हर कोई चौंक गया। रागिनी जी का गुस्सा देखने लायक था। वहीं आशुतोष जी रागिनी जी के गुस्से को देखकर मन ही मन में मुस्कुरा रहे थे। वहीं कलावती जी को अपनी बहू को यूं गुस्सा करता देख वैसे तो काफ़ी मज़ा आ रहा था। आखिर सानिया की माँ को क्या मुंह तोड़ जवाब दिया था उनकी बहू ने, पर फिर भी कलावती जी रागिनी जी को शांत करते हुए बोली। कलावती जी बोली, बड़ी दुल्हन शांत हो जाओ, बड़े हैं अभी घर में, हम बात करते हैं। रागिनी जी ने कलावती जी की बातें सुनी तो वह चुप हो गई। वह कलावती जी की तरफ देखकर धीरे से बोली। रागिनी जी बोली, माफ़ करिएगा माँ जी, पर हम खाना खाने के लिए बैठे हुए हैं, तो बेहतर होगा हम खाना ही खाएं। इनसे कह दीजिए कि जब हम मना कर चुके हैं तो बार बार एक ही राग अलापने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। कलावती जी ने आँखों को झपकाते हुए हाँ में इशारा किया। वहीं रागिनी जी अब चुप हो गई थी, पर कलावती जी अभी दोबारा सानिया की माँ को सुनाने वाली थी। आखिर बदला तो लेना था ना, चाहे इनडायरेक्टली लिया जाए। कलावती जी उनकी तरफ देखकर बोली, देखिए देवकी,
हम आपसे उम्र में बहुत बड़े हैं और हमें नहीं लगता कि घर में बड़ों के होते हुए आपको बच्चों से इस बारे में बात करनी चाहिए। और वैसे भी शादी का डिसीज़न किसी एक से पूछकर नहीं लिया जाता। घर वालों की राय पर भी आकृति की मंजूरी होना बहुत ज़रूरी है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी आकृति की मंजूरी होना है। और हमें नहीं लगता कि आकृति आपके बेटे से शादी करने में अपनी इच्छा देती है। क्यों आकृति बिटिया, हम सही कह रहे हैं ना? तभी आकृति बोली, जी दादी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। तो अब हम खाने पे कंसंट्रेट करें। इतना कहकर आकृति चुप हो गई। तो वहीं बाकी सब लोग भी चुपचाप खाना खाने लग गए थे। वहीं सानिया की माँ ने जब यह सुना तो देवकी जी गुस्से का घूंट पीकर चुप हो गई। उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि राठौर फैमिली मुंह पर उनकी बेइज्जती करके राघव के लिए रिश्ते को इनकार कर देंगी। तभी सानिया की माँ मुस्कुराते हुए बोली, देवकी जी बोली, मैं तो बस बच्चों की खुशी के लिए ही बोल रही थी रानी सा। तभी कलावती जी बोली, हमें अच्छा लगा आपने हमारी बच्ची के बारे में सोचा, पर हम हैं सोचने के लिए। आप अपनी बेटी के बारे में सोचिए, हम सोच लेंगे हमारी बेटी के लिए कि क्या सही है और क्या गलत। और रही बात आकृति के लिए लड़का देखने की, तो हमारी नज़र में एक लड़का है। अभी आकृति पढ़ाई कर रही है, जब समय सही लगेगा हम उस लड़के से आप सबको मिलवा भी देंगे। फिलहाल आप खाने पर ध्यान लगाइए। और वैसे भी खाना खाते समय बात नहीं करते। राजघराने के रिवाजों से तो आप वाकिफ ही होंगी। आखिर रानी तो आप भी हैं देवकी जी। कलावती जी के टॉन्ट को सुनकर सानिया की माँ थोड़ा चुप हो गई। उन्हें काफ़ी गुस्सा आ रहा था। तभी बगल में बैठी सानिया अपने माँ के हाथों को दबाते हुए इशारे से उन्हें चुप रहने का इशारा करने लगी। खाना खा लिया था, सभी लोग अपने अपने घर के लिए निकल चुके थे। वहीं राठौर फैमिली और प्रताप फैमिली दोनों ही घर को जा चुके थे। सानिया के परिवार वाले अलग गाड़ी में थे। तभी सानिया अपनी माँ की तरफ देखते हुए बोली। सानिया गुस्से से अपनी माँ की तरफ देखकर बोली, आखिर क्या बोली होगी सानिया अपनी माँ से? तो वहीं क्या रंग लाने वाली है कहानी आगे जानना बेहद दिलचस्प होगा। दादी ने आकृति के लिए किस लड़के को पसंद किया है और रुद्रांश और आकृति का रिश्ता क्या है कि वो एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं, जानना बेहद दिलचस्प होगा। आपको कहानी का यह भाग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, कमेंट करिएगा और बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आप इस कहानी के आने वाले किसी भी भाग को बिना मिस किए आसानी से देख सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।